इमेजिन एक ऐसा वक्त जब भारत का नक्शा आज जैसा बिल्कुल भी नहीं था, जहां हर दिशा में बदलते हुए राज, टकराती हुई तलवारें और नए शासकों की कहानियां लिखी जा रही थी। कभी दूर देशों से आने वाले योद्धा तो कभी अपनी मिट्टी के वीर। हर पल एक नई कहानी, एक नया संघर्ष। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये है पावर, स्ट्रेटेजी और सर्वाइवल का गेम, जहाँ हर डिसीजन ने देश की तकदीर को शेप दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप को पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी जर्नी के लिए जहां हम देखेंगे कि कैसे बदला भारत का सियासी मंच, कैसे उठे और गिरे साम्राज्य और कैसे इन सब ने आम लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। स्टूडेंट्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलेंगे जहां भारत का मैप बार बार चेंज होता रहा। 11वीं सेंचुरी के बाद बाहर से तुर्किक और अफगान इन्वेडर्स इंडिया आए। उनका एम धन और जमीन पर कब्जा करना था। 1206 में दिल्ली सल्तनत बनी, जहां अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया, लेकिन ये टाइम काफी अनस्टेबल था। रूलर्स बार बार चेंज होते थे। इसी टाइम पर कुछ स्ट्रॉन्ग किंगडम्स जैसे विजयनगर एम्पायर 1336 और मेवाड़ ने भी अपनी पावर दिखाई और रेजिस्टेंस किया। 1398 में तिमूर ने दिल्ली पर अटैक किया और 1498 में पुर्तगीज इंडिया आए, जो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर 1526 में बाबर ने पानीपत की बैटल जीतकर मुगल एम्पायर शुरू किया। अकबर ने इस एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाया और सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी यूज की। साउथ में विजयनगर और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ाई हुई, जिसमें 1565 की तालीकोटा बैटल इंपॉर्टेंट है। दौरान राजपूत, जाट्स और ट्राइबल ग्रुप्स ने भी अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया। मैप्स और टाइमलाइन हमें क्लियरली दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग रूलर्स के आने से इंडिया का पॉलिटिकल मैप लगातार बदलता रहा। ये पीरियड हमें बताता है कि हिस्ट्री सिर्फ किंग्स की नहीं, बल्कि लोगों की लाइफ पर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के राइज और फॉल की, जो 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद एस्टेब्लिश हुआ। सल्तनत का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जहाँ सुल्तान रूल करता है। डायनेस्टीज एंड एक्सपेंशन। इस पीरियड में 5 मेन डायनेस्टीज ने रूल किया: मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, जो मोस्टली तुर्किक अफगान ओरिजिन के थे। इन्होंने नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों पर कंट्रोल किया, लेकिन साउथ और ईस्ट के किंगडम्स जैसे होयसालास और ईस्टर्न गंगाज ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया। दिल्ली धीरे धीरे एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर बन गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पीरियड काफी अनस्टेबल था। ज्यादातर रूलर्स अपने ही प्रीडिसेसर्स को हटा दिया करते थे, इसीलिए एक सुल्तान का एवरेज रूल सिर्फ लगभग 9 साल का होता था। एक्सपेंशन के लिए लगातार वॉर हुए, जिसमें विलेजेस और सिटीज को लूटना आम बात थी। अलाउद्दीन खिलजी एंड एक्सपेंशन। 14th सेंचुरी के स्टार्ट में अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में अपनी पावर बढ़ाई और मंगोल अटैक्स को भी रोका। उसके जनरल मलिक कफूर ने साउथ इंडिया तक एक्सपेंशन किया और कई रिच किंगडम्स को जीता। मोहम्मद बिन तुगलक पॉलिसीज। मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत को और एक्सपेंड किया, लेकिन उसकी पॉलिसीज फेल हो गई। कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना और फिर वापस लाना, इससे लोगों को बहुत तकलीफ हुई। उसने टोकन करेंसी भी इंट्रोड्यूस की, लेकिन लोगों ने नकली सिक्के बनाए, जिससे इकोनॉमी और वीक हो गई। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सुल्तान का लग्जूरियस लाइफस्टाइल ज्यादातर वॉर, लूट, टैक्सेस और स्लेव ट्रेड पर डिपेंड करता था। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एग्रीकल्चर और ट्रेड पर पड़ा। टेम्पल्स और रिलीजियस इमेजेस पर भी अटैक हुए, जिसे आइकोनोक्लाज्म कहा जाता है। जिज़्या टैक्स एंड रिलीजियस इम्पैक्ट। नॉन मुस्लिम्स पर जिज़्या टैक्स लगाया गया, जो इकोनॉमिक बर्डन और सोशल प्रेशर क्रिएट करता था। तिमूर्स अटैक एंड डिक्लाइन। 14th सेंचुरी के एंड में तिमूर्स ने दिल्ली पर अटैक किया, जहां बहुत लोग मारे गए और सिटी तबाह हो गई। इसके बाद दिल्ली सल्तनत वीक हो गया। एंड ऑफ सल्तनत। आखिर में लोदी डायनेस्टी ने रूल किया, लेकिन तब सल्तनत की पावर काफी कम हो चुकी थी और अलग अलग रीजन्स में रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो दिल्ली सल्तनत का पीरियड हमें दिखाता है कि कैसे पावर्स, वॉर और पॉलिसीज ने इंडिया का पॉलिटिकल मैप को चेंज किया, लेकिन साथ ही इंस्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस ने इसके फॉल को भी तय किया। रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत। विरोध की कहानी। स्टूडेंट्स, दिल्ली सल्तनत के समय हर जगह से विरोध हुआ। हर राज्य सल्तनत के अधीन नहीं आना चाहता था, इसीलिए लोग अपनी आजादी के लिए लड़ते रहे। ईस्टर्न गंगा किंगडम। ईस्टर्न गंगा राज्य, जिसमें आज का ओडिशा और कुछ बंगाल और आंध्र प्रदेश के हिस्से आते हैं, सल्तनत के कब्जे में नहीं आया। राजा नरसिम्हा देव फर्स्ट बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने सल्तनत की सेना को कई बार हराया और अपनी जीत की याद में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया। यूनिटी पावर। मुसुनूरी नायक। तुगलक के समय मुसुनूरी नायक ने 75 से ज्यादा छोटे नेताओं को एक साथ जोड़ा। सबने मिलकर वारंगल से सल्तनत की सेना को भगा दिया। ये दिखाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। होयसलास इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में होयसलास ने भी सल्तनत का विरोध किया। ये कर्नाटका के क्षेत्र में राज करते थे और काफी समय तक स्वतंत्र रहे। बाद में कमजोर होने पर ये विजयनगर साम्राज्य में शामिल हो गए। राइज ऑफ न्यू किंगडम्स। इस समय बहमनी राज्य जैसे नए शक्तिशाली राज्य उभर कर आए। गुजरात और बंगाल में भी अलग अलग राज्य बने, जिसे राजाओं के बीच लड़ाई और साझेदारी चलती रही।
राजपूत रेजिस्टेंस। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने भी सुल्तनत के सामना किया। राणा कुंभा जैसे वीर राजाओं ने अपने राज्य को बचाया। उन्होंने कुंभलगढ़ का किला बनवाया जो सुरक्षा के लिए बहुत मजबूत था। द विजयनगर एम्पायर, नई शक्ति का उदय। स्टूडेंट्स, अब दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, तब साउथ इंडिया में एक नई शक्ति भरकर सामने आई, विजयनगर एम्पायर। फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। 14th सेंचुरी में दो भाई हरिहर और बुका जो पहले मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर काम करते थे, उन्होंने दिल्ली की अथॉरिटी को मना कर दिया और अपना एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाया। ये राज्य धीरे धीरे एक पावरफुल एम्पायर बन गया। कैपिटल एंड इंस्पिरेशन, हम्पी स्टोरी। इन्होंने अपनी राजधानी हम्पी में बनाई। कहानी के मुताबिक यहाँ एक खरगोश ने कुत्तों का पीछा किया जो हिम्मत और साहस का प्रतीक माना गया। उनके गुरु विद्यारण ने इसे शुभ संकेत बताया और यही राजधानी बनाने की सलाह दी। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड राइवलरीज। विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में बहमनी सल्तनत एक बड़ा राइवल था। बाद में ये छोटे 5 राज्यों में टूट गया, बीजापुर, गोलकोंड, बेरार, अहमदनगर और बीदार। विजयनगर के रूलर्स इनके साथ लगातार युद्ध करते रहे। साथ ही उड़ीसा के गजपति रूलर से भी टकराव हुआ। टाइटल्स एंड पावर्स मीनिंग। इस समय रूलर्स अपनी पावर दिखाने के लिए अलग अलग टाइटल्स यूज करते थे, जैसे नरपति, अश्वपति और छत्रपति। ये सब शब्दों का मतलब होता है शक्ति और अधिकार का प्रतीक। इम्पोर्टेंस, मैप अंडरस्टैंडिंग। अगर हम मैप देखें तो हमें क्लियरली दिखता है कि साउथ इंडिया में विजयनगर एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा एम्पायर था, जबकि उसके आसपास छोटे छोटे राज्य और सल्तनत थी जो लगातार लड़ाई और कंपटीशन में लगे हुए थे। कृष्णदेवराय, पीक ऑफ विजयनगर एम्पायर। स्टूडेंट्स, विजयनगर एम्पायर अपने पीक पर 16th सेंचुरी में पहुंचा जब इसका शासन एक महान रूलर कृष्णदेवराय के हाथ में था। कृष्णदेवराय's अचीवमेंट। कृष्णदेवराय ने अपने समय में एम्पायर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। उन्होंने दक्कन पर अपनी पावर एस्टेब्लिश की और अपने राजा को मिलिट्री और कल्चरल दोनों रूप से स्ट्रॉन्ग बनाया। ये समय एक तरह से विजयनगर का गोल्डन पीरियड था। प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। कृष्णदेवराय ने संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ के कवि और विद्वानों को सपोर्ट किया। उन्होंने खुद भी तेलुगु में एक प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त मल्याद लिखा, जिसमें उन्होंने अच्छे शासन के बारे में बताया। आर्किटेक्चर एंड टेम्पल्स। उनके समय में बड़े बड़े मंदिर, महल और भव्य इमारतें बनी। तिरुपति और विजयनगर का विठाला मंदिर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ के म्यूजिकल पिलर्स आज भी बहुत फेमस हैं। ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेवलर्स। इस समय बाहर के व्यापारी भी यहाँ आते थे, खासकर पुर्तगीज लोग। एक ट्रेवलर डोमिंगो पेज ने लिखा है कि ये शहर बहुत बड़ा, सुंदर और धन से भरपूर था। डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेवराय की डेथ के बाद एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 1565 में तालिकोटा की लड़ाई में दक्कन सल्तनत ने मिलकर विजयनगर को हरा दिया। इसके बाद शहर को लूट लिया गया और बहुत नुकसान हुआ। एंड ऑफ द एम्पायर। इस हार के बाद एम्पायर छोटे छोटे राज्यों में टूट गया, जिन्हें नायक्स ने रूल किया। आखिरकार 17th सेंचुरी तक विजयनगर एम्पायर का अंत हो गया। द मुगल्स। फ्रेंड्स, जब दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, तब एक नई शक्ति इंडिया आई, बाबर। बाबर एक तुर्क मंगोल शासक था जो समरकंद से निकाला गया था और फिर उसने इंडिया पर ध्यान दिया। तैमूर का वंशज था और एक बहुत ही समझदार योद्धा था। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में पहली लड़ाई में हरा दिया। इस लड़ाई की खास बात ये थी कि बाबर ने नए हथियार जैसे गन पाउडर, तोप और बंदूक का इस्तेमाल किया, जो उस समय इंडिया में नए थे। इसी जीत के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और एक नया युग की शुरुआत की। ये घटना इंडिया के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने पूरे पॉलिटिकल मैप को बदल दिया और एक पावरफुल मुगल रूलर की फाउंडेशन रखी। बाबर एंड इंडिया। बाबर सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक लिखने वाला भी था। बाबर एंड इंडिया। बाबर सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक लिखने वाला भी था। उसने अपनी जिंदगी के बारे में बाबरनामा नाम की किताब लिखी, जो हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बाबर एक पढ़े लिखे और क्यूरियस व्यक्ति के रूप में नजर आता है, जिसे बिल्डिंग्स, कविताएं, प्रकृति, पेड़ पौधे और जानवरों में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन साथ ही वो एक कठोर और निर्दयी विजेता भी था, जो अपनी जीत के दौरान शहरों को लूट लेता था और लोगों के साथ कठोर व्यवहार करता था। बाबर को अपना पुराना घर सेंट्रल एशिया याद आता था और उसे इंडिया शुरू में उतना पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में उसने माना कि हिंदुस्तान एक बड़ा और अमीर देश है, जहाँ सोना चांदी, अच्छा मौसम और बहुत सारे कुशल कारीगर मिलते हैं। शायद इसी धन दौलत और संभावनाएं देकर बाबर ने यहीं रहकर अपना साम्राज्य बनाने का फैसला किया। इस तरह बाबर ने इंडिया में मुगल एम्पायर की मजबूत नींव रखी। स्ट्रगल एंड रिस्टोरेशन ऑफ मुगल एम्पायर। स्टूडेंट्स, बाबर की डेथ के बाद 1530 में उसका बेटा हुमायूं अपने एम्पायर को संभालने में काफी स्ट्रगल कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शेर शाह सूरी, जो एक पावरफुल अफगान लीडर था, उसने नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्से पर अपना सूर एम्पायर बना लिया और कई इंपॉर्टेंट सुधार भी किए। लेकिन ये एम्पायर ज्यादा समय तक नहीं टिक सका, क्योंकि हुमायूं ने वापस अपनी ताकत जोड़कर अपना राज्य फिर से हासिल कर लिया। इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सामने आता है, हेमू, जो एक स्किल्ड सेना नायक और वजीर था। उसने
दिल्ली पर कब्जा कर लिया और खुद को हेमचंद्र विक्रमादित्य के रूप में राजा घोषित कर लिया। लेकिन उसकी ये सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी, क्योंकि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसका सामना अकबर से हुआ। युद्ध के दौरान हेमू घायल हो गया, पकड़ा गया और बाद में उसे मार दिया गया। इसके बाद अकबर ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया और मुगल एम्पायर को फिर से मजबूत बना दिया। अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने पिता हुमायूं की डेथ के बाद एम्परर बना और उसका मेन एम था पूरे भारत को मुगल कंट्रोल में लाना। शुरुआत में अकबर का रूल काफी कठोर था। चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पर 5 महीने तक घेरा डाला, जहां राजपूत वीर योद्धाओं ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन आखिर में फोर्ट टूट गया और बहुत लोग लड़ते हुए शहीद हुए और कई महिलाओं ने जौहर किया। इसके बाद अकबर ने हजारों लोगों का मासेकर करवाया और कई लोगों को गुलाम भी बनाया। लेकिन जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ा, अकबर ने अपनी पॉलिसीज बदली और एक समझदार शासक बन गया। उसने राजपूत राजकुमारियों से शादी की, राजपूत और अन्य स्थानीय नेताओं को अपने दरबार में जगह दी, जिज़्या टैक्स हटा दिया और सुलह कुल यानी सबके साथ शांति और सभी धर्मों का सम्मान की नीति अपनाई। अकबर ने हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पद दिए और धर्मों के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया। उसका शासन लगभग 50 साल चला, जिसमें बीच का समय शांत रहा, लेकिन आखिरी सालों में उसने कश्मीर, सिंध, दक्कन और अफगानिस्तान में नए युद्ध भी किए। अकबर खुद पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्हें ज्ञान का बहुत शौक था। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक ट्रांसलेशन सेंटर बनवाया, जहां महाभारत, रामायण, भगवत गीता और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। इस तरह अकबर का शासन हमें दिखाता है कि एक शासक कैसे कठोरता से शुरू करके सहिष्णुता या टॉलरेंस और समझदारी की तरफ बढ़ सकता है। और इस जौहर फ्रेंड्स, जब तुर्की की या मुगल आर्मीज किसी राज्य को जीत लेती थी, तो अक्सर वहाँ की महिलाओं को गुलाम बना लिया जाता था या उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। इसीलिए इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ राजपूत महिलाएं पकड़े जाने से बचने के लिए एक साथ अग्नि में कूद जाती थी। इसे जौहर कहा जाता था। जौहर एक वीर और अंतिम बलिदान माना जाता था, जिससे अपनी इज्जत बचाई जा सके। इसी तरह जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पर कब्जा किया, तब रानियों और राजघराने की महिलाओं के नेतृत्व में सदियों राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। द राइज ऑफ जहांगीर। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर ने अपने पिता की तरह कला यानी आर्ट्स और इमारतों यानी आर्किटेक्चर से प्यार किया और डेक्कन में अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद शाहजहां ने कई विरोध का सामना किया और ताजमहल बनवाया, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़े आर्किटेक्चरल मार्वल्स में से एक माना जाता है। इसी समय हुमायूं का मकबरा और दिल्ली और आगरा के लाल किले भी बने और कला, संगीत, कैलीग्राफी और मिनिएचर पेंटिंग का भी विकास हुआ। औरंगजेब। सल्तनत पीरियड की तरह मुगल पीरियड में भी सक्सेशन काफी वायलेंट रहा। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को गद्दी देने का सोचा, लेकिन उसके छोटे भाई औरंगजेब ने उसे कई लड़ाइयों में हराकर मार दिया और उसका सिर अपने पिता को भिजवा दिया। औरंगजेब ने अपने बाकी भाइयों को भी हटा दिया, एक को मरवा दिया और दूसरों को देश से निकाल दिया और अपने पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में बंद करवा दिया, जहां उनकी मौत तक वो वहीं रहे।